तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्री प्रोसेसर्स एंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। दोनों अलग अलग एंटिटी है। प्री प्रोसेसर इज द सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम लाइक द कंपाइलर, जबकि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारा जो है वो है कमांड टू द प्री प्रोसेसर। तो हम इसको बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम सी प्रोग्राम लिखते हैं, लिखने से लेके और सी प्रोग्राम रन कराने तक, हमारा सी प्रोग्राम बहुत सारे स्टेजेस मतलब फेजेस, स्टेट्स से गुजरता है। सी प्रोग्राम को लिखने के लिए हम टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं जिसमें प्रोग्राम लिखते हैं, और जब हमारा जो प्रोग्राम लिखा हुआ प्रोग्राम है तो उसको हम सेव कर देते हैं। तो अगर सी कंपाइलर है तो सेव होता है .c एक्सटेंशन से, और अगर C++ कंपाइलर है तो ये सेव होता है .cpp एक्सटेंशन से। तो पहले जो हम प्रोग्राम लिखते हैं फिर उसको कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं। तो हम तो बेसिकली क्या है कि जब कंपाइल करते हैं तो सी प्रोग्राम, आगे पढ़ोगे कि सी प्रोग्राम पहले क्या है असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, और सी कंपाइलर के साथ इनबिल्ट असेंबलर होता है जो उसको सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये डिस्कशन तो हम बाद में देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि जब हम सी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलेशन के पहले उस सी पैकेज में हमारा प्री प्रोसेसर नाम का एक सॉफ्टवेयर भी इनबिल्ट होता है। तो प्री प्रोसेसर जैसे कि नाम से क्लियर है, इट इज ए सॉफ्टवेयर जो हमारा वर्क करता है बिफोर प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसर, बिफोर प्रोसेसिंग, बिफोर कंपाइलेशन एंड बिफोर रनिंग। इसका अपना टास्क होता है और ये परफॉर्म करता है। तो प्री प्रोसेसर को समझने के लिए हम आते हैं कुछ पॉइंट्स पर। तो जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कंपाइल होने से पहले प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर वर्क करता है, और इस सॉफ्टवेयर की अपनी अलग कमांड लैंग्वेज होती है। और ये प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखे हुए हैं अपने प्रोग्राम में हैश सिंबल के साथ, हैश या पाउंड सिंबल के साथ, उनकी प्रोसेसिंग करता है। और जब उनकी प्रोसेसिंग हो जाती है तब हमारा प्रोग्राम ये कंपाइल होता है। ओके, तो हाँ, तो अब हम देखेंगे कि हैश इंक्लूड या हैश डिफाइन या हैश सम अदर कमांड के साथ जो हम स्टेटमेंट्स लिखते रहे सी लैंग्वेज में, उनका क्या पर्पज होता है, क्या प्रोसेसिंग होती है। तो जो ये इसमें लिखा हुआ है सेकेंड लाइन पर, इट हैज इट्स ओन कमांड लैंग्वेज, प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैज इट्स ओन कमांड लैंग्वेज, मीन्स कि इस सॉफ्टवेयर की अपनी कमांड्स होती हैं, और कमांड्स हमारी वही है। हैश इंक्लूड एक कमांड ये है जो कि फाइल इंक्लूजन के लिए काम में आती है। दूसरी हैश डिफाइन, तीसरा हैश इफ, चौथा हैश एल्स। तो ये जो बाकी कमांड्स हैं हम बाद में देखेंगे, अभी तो पहले हम इसको समझते हैं प्रॉपर्ली कि प्री प्रोसेसर करता क्या है। तो जो
सी प्रोग्राम है हमारा लिखा हुआ, जिसको हम सी सोर्स कोड फाइल बोलते हैं, यानी कोई प्रोग्राम है तो फाइल डॉट सी एक्सटेंशन का। तो जो हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइलेशन के पहले प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो इनबिल्ट है, ये उस सोर्स कोड में जो भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यानी मैक्रो, मैक्रो मीन्स के हैश के साथ लिखी हुई जो लाइन है, प्री प्रोसेसर्स और मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और मैक्रो को ये क्या करता है, हमारा प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कि उनको एक्सपैंड कर देता है उनकी मीनिंग के साथ। जैसे प्रोग्राम में, हर एक प्रोग्राम में तुम जानते हो कि सी प्रोग्राम होगा तो हैश इंक्लूड stdio.h फाइल जरूर होगी। तो जो ये फाइल होगी, ये फाइल क्या है कि पहले से लिखा हुआ सी प्रोग्राम, जिसने सी लैंग्वेज बनाई है उसने इस प्रोग्राम को, मतलब इसके लिए कोड पहले से डिफाइन कर दिए, और इन सब का डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। तो बेसिकली जब हैश इंक्लूड करके कोई कमांड आती है तो उसके साथ जो फाइल अटैच है, प्री प्रोसेसर क्या करता है कि उस फाइल को हमारे प्रोग्राम के साथ कंबाइन कर देता है, मतलब उस फाइल के कोड हमारे प्रोग्राम के साथ कंबाइन कर देता है। अभी तो हमने ऊपर अटैच की हुई है फाइल, अटैच करने का मतलब तो हमने केवल एक कमांड लिखी है, और जब ये कंपाइल होता है तो प्री प्रोसेस सॉफ्टवेयर इस हैश इंक्लूड के साथ लिखी हुई फाइल को, मतलब उसके कोड को हमारे प्रोग्राम के कोड के साथ अटैच कर देता है। तो अटैच करने के बाद जो कोड बने वो हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फाइल या एक्सपेंडेड फाइल। जो यहाँ पे शो हो रहा है एक्सपेंडेड फाइल या एक्सपेंडेड सोर्स कोड, कि जो सोर्स कोड हमने लिखे थे वो एक्सपैंड हो गए। इसी तरह अगर हमने कोई स्टेटमेंट लिखा है हैश डिफाइन, तो हैश डिफाइन का पर्पज थोड़ा बहुत तो हम पढ़ चुके हैं, तो अभी हम इसको आगे भी देखेंगे कि हैश डिफाइन का पर्पज क्या है, और बाकी और भी प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी हम देखेंगे। तो जब हमारी ये एक्सपेंडेड फाइल बन गई, जिसको हम इंटरमीडिएट फाइल बोलते हैं, तो अब ये फाइल हमारी कंपाइलर को पास होती है। कंपाइलर विल एक्सेप्ट दिस फाइल एज इनपुट। तो कंपाइलर इस फाइल को एज ए इनपुट लेता है और इसी फाइल को कंपाइल करता है, जो एक्सपेंडेड फाइल है। और कंपाइल होने के बाद जो फाइल बनेगी वो हमारी होती है ऑब्जेक्ट कोड। विंडो के लिए प्रोग्राम नेम डॉट ओबीजी और यूनिक्स के लिए होता है डॉट कोड। और इसके बाद एक और सॉफ्टवेयर उसी कंपाइलर के साथ हमारा वर्क करता है, लिंकर, जिसका डिस्कशन अभी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर है। तो लिंकर मेनली क्या करता है कि ये अलग अलग एग्जीक्यूटिव फाइल को एक सिंगल एग्जीक्यूटिव फाइल में लिंक करके देता है, लिंक या कंबाइन करके। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसमें। तो मैक्रो और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, तो जैसा मैंने अभी बताया कि मैक्रो या फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ये हमारी एक कमांड है प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के लिए। प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर तो कंपाइलर के साथ इनबिल्ट है। जब हम कंपाइलेशन की कमांड प्रेस करते हैं तो प्री प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है। और ये जो कमांड है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये हैश सिंबल के साथ स्टार्ट होती है। देखा ही है हमने, हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड। तो जो प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है उसका पर्पज होता है कि प्रोग्राम के अंदर जो भी हमारे मैक्रो यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइंड है, उनको सर्च करके उनका सॉल्यूशन पहले निकालना होता है। सॉल्यूशन निकालने का मतलब उसको एक्सपेंड करेगा या सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेगा। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं हैश इंक्लूड। अब मैक्रो के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो अभी मैंने बताया कि क्या होता है कि ये टेम्परेरी फाइल बनाता है, जो कि डॉट आई एक्सटेंशन की हमने बोला था इसको एक्सपैंडेड फाइल।
तो एक टेम्परेरी फाइल बनती है जिसको हम वी कैन नॉट सी नॉर्मली, लेकिन अगर हम चाहें कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि हम इसको एग्जामिन करें अगर हम चाहते हैं तो अब आउटपुट ऑफ द प्री प्रोसेसर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आउटपुट प्री प्रोसेसर का क्या है कि इंटरमीडिएट या एक्सटेंडेड फाइल है जिसमें कि हैज डिफाइन या हैज इंक्लूड वाले कोड एक्सपेंडेड हैं या रिप्लेस्ड हैं, मतलब प्रोसेस हैं। जो हैज डिफाइन का पर्पस था वो सॉल्व हो चुका है, या हैज इंक्लूड का जो पर्पस था वो सॉल्व हो चुका है। रोल ऑफ कंपाइलर, तो कंपाइलर बेसिकली क्या है कि हमारा ओरिजिनल सी सोर्स कोड, ठीक है, या सी के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। Compiler does not read our original source code file. It reads the output of the preprocessor and compiler, जो कि अभी डिस्कस किया जा चुका है। और जो ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडेड फाइल है ये एज ए इनपुट टू द कंपाइलर पास होती है, और कंपाइलर इस इंटरमीडिएट फाइल को, इंटरमीडिएट फाइल जो कि प्रीप्रोसेसर ने बनाई हुई है, इस इंटरमीडिएट फाइल को कंपाइलर यूज करता है प्रोसेसिंग के लिए, और प्रोसेसिंग करने के बाद कंपाइलर क्या करता है, हार्ड डिस्क में सेव कर देता है .obj एक्सटेंशन के साथ, जो कि हम देखते हैं हर एक प्रोग्राम का। तुमने देखा होगा टीसी बिन में जो फाइल बनती है वो प्रोग्राम नेम .c की तो सोर्स कोड फाइल होती है जो तुमने लिखी हुई है, दूसरी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, तीसरी उसी नाम की एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है जिसको कंपाइल और लिंक होने के बाद जनरेट होती है। कंपाइलेशन के बाद फिर .obj फाइल बनती है ऑब्वियसली, और रन होने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। तो एक बार अगर तुमने प्रोग्राम रन करा दिया तो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, देखा होगा टीसी के अंदर, सी पैकेज में, टीसी के अंदर बिन में। तो उसको अब अगर तुम क्लिक कर दो तो सोर्स कोड की जरूरत नहीं होती है। एक बार एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई तो अब सोर्स कोड दोबारा से उसको रन कराने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होंगे। आगे चलते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ, इसको रीड आउट कर लो। अब लिंकर के बारे में हम नेक्स्ट जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट द लिंकर इज। ठीक है, अभी हमारा कंसर्न सी लैंग्वेज है। और लिंकर जैसे मैंने अभी बताया था कि इट लिंक्स और कंबाइंस मोर देन वन ऑब्जेक्ट फाइल्स। एक से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट फाइल हैं प्रोग्राम में और सिचुएशन हो सकती है तो लिंकर इज यूज फॉर दैट पर्पस। अब मैक्रो का थोड़ा सा ड्रॉबैक भी होता है कि वैसे तो ये इम्पोर्टेंट है सी लैंग्वेज में, और टाइप सेफ भी है, क्योंकि इसमें हमें अगर हमने कोई वैल्यू डिफाइन की है, कोई वेरिएबल, तो उसमें टाइप की जरूरत नहीं होती है, डेटा टाइप की। वो अपने आप रिप्लेस कर देता है जिस टाइप की वैल्यू तुम प्रोवाइड करोगे। लेकिन ये क्या है कि प्रोग्राम को स्लो करता है, और ये एफिशिएंट भी नहीं है कई सिचुएशंस में। तो हमारा कंसर्न इससे नहीं है कि स्लो है या नहीं है, बट वी नीड टू स्टडी द प्रोसेसर। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं कि जो डायरेक्टिव्स हैं, प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यानी मैक्रो यानी कमांड टू द प्रोसेसर, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है कि डायरेक्टिव्स फॉर मैक्रो एक्सपेंशन, दूसरी है फॉर फाइल इंक्लूजन, तीसरी है कंडीशनल कंपाइलेशन। तो दूसरा तो तुम देख चुके हो, फाइल इंक्लूजन के हैश इंक्लूड करके जो हम लिखते हैं हैश इंक्लूड और फाइल नेम, तो वो इस दूसरी कैटेगरी में आता है। पहला है डायरेक्टिव फॉर मैक्रो एक्सपेंशन, तो जो हम अभी देख रहे हैं जस्ट के डायरेक्टिव, बारी बारी से हम तीनों को स्टडी करेंगे। तो मैक्रो फॉर वो डायरेक्टिव फॉर मैक्रो एक्सपेंशन, तो उस पर हम चलते हैं। तो जनरली क्या है कि कभी कभी हम इस तरह के स्टेटमेंट लिखते हैं, हैज डिफाइन
some variable name and some value। तो इसका पर्पज क्या होता है इस तरह के स्टेटमेंट लिखने के बाद? ये मैक्रो एक्सपेंशन फर्स्ट कैटेगरी है, मैक्रो या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की फर्स्ट कैटेगरी है मैक्रो एक्सपेंशन। तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमने जैसे कोई प्रोग्राम बनाया, अभी डेटा स्ट्रक्चर में हम देखेंगे इस तरह की सिचुएशन थर्ड सेम में, ठीक है? तो आइडिया विल बी मोर क्लियर एंड रियलिस्टिक टू यू एट दैट टाइम। तो थर्ड सेम में वी विल बी सीइंग सच काइंड ऑफ सिचुएशंस के हैज डिफाइन का क्या यूज है। और इनफैक्ट जैसे अभी तक तुमने पढ़ा है उसके नॉलेज के बेस में अगर मैं बताऊं तो सपोज करो कि कोई प्रोग्राम बनाया तुमने मैट्रिक्स एडिशन का, तो ऑब्वियसली कि मैट्रिक्स एडिशन सभी ने किया है, मैथ में भी किया होगा और सी प्रोग्राम में बनाया होगा। तो मैट्रिक्स में अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उनके रोज और कॉलम इक्वल होंगे करेस्पॉन्डिंग, और जो थर्ड मैट्रिक्स है फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसके भी रोज और कॉलम की साइज वही आएगी। तो हमने कोई प्रोग्राम बना लिया सपोज, अब बाद में अगर उसी मैट्रिक्स को हमें रो और कॉलम की साइज चेंज करनी है तो क्या होगा? तो हमें जितने प्रोग्राम में जितनी भी जगह रो और कॉलम में कोई वैल्यू दे रखी होगी उन वैल्यूज को सभी को चेंज करना होगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क या टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, क्योंकि मैट्रिक्स का कई बार डिस्कशन आएगा और रो कॉलम तो कई बार आएगा। तो अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है तो उनको चेंज करने में यू विल गेट सम टाइम, और फिर बाद में फिर कोई और साइज देनी है, फिर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो उस तरह की सिचुएशन में क्या है कि हम सबसे ऊपर फाइल के साथ एक लाइन लिख देंगे हैज डिफाइन रो और उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, दूसरी लाइन लिख देंगे हैज डिफाइन कॉलम उसकी वैल्यू। तो क्या होगा कि रो एक वेरिएबल ले लिया उसकी एक वैल्यू दे दी, कॉलम एक वेरिएबल ले लिया उसकी एक वैल्यू दे दी। तो हम अब पूरे प्रोग्राम में वैल्यू यूज ना करके और रो और कॉलम वेरिएबल यूज करेंगे, और जब हमें चेंज करना होगा रो और कॉलम की वैल्यू तो हम केवल हैज डिफाइन स्टेटमेंट के साथ चेंज कर देंगे, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली पूरे प्रोग्राम में चेंज हो जाएगी। और बाकी यूजेस हम देखेंगे इसमें थर्ड सेम में। तो ये मैं बता रहा था कि जो हैज डिफाइन लिखा है, डी इज सम वेरिएबल नेम, कोई वेरिएबल हो सकता है एक्स वाई जेड आई जे के कुछ भी। हैज डिफाइन डी 35, ये फाइल के साथ इस तरह का स्टेटमेंट हम कई बार लिखते हैं। तो इसका पर्पज ये है कि अब हम अपने प्रोग्राम में अगर ये कैपिटल डी वेरिएबल यूज करते हैं, अपने प्रोग्राम में कहीं भी कैपिटल डी वेरिएबल यूज करते हैं, तो क्या होगा कि प्रोग्राम में जहां जहां ये कैपिटल डी वेरिएबल होगा उसकी जगह ये 35 वैल्यू रिप्लेस होके आ जाएगी। अगर तुमने 10 जगह डी वेरिएबल यूज किया है तो हमारा प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या करेगा बिफोर कंपाइलेशन कि सब जगह डी को 35 में रिप्लेस कर देगा। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा स्ट्रिंग सब्स्टिट्यूशन है। अभी तुम्हें ये दिख रहा है कि इंटीजर सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू ले रखी है, बट अगर हम इसको 35 की जगह हम कर दे 35 प्लस 7, तो डी जहां जहां आ रहा है वो 35 प्लस 7 से रिप्लेस कर देगा। और तो इसको हम डिटेल में भी देखेंगे कि स्ट्रिंग सब्स्टिट्यूशन कैसे। तो बेसिकली इस पे आते हैं, सपोज जैसे मैंने ये लिखा है कि हैज डिफाइंड डी 35 और प्रोग्राम के अंदर कोई एरर डिफाइन की है इंट ARD, तो आफ्टर प्री प्रोसेसिंग ये डी की वैल्यू को इस तरह रिप्लेस कर देगा इंट AR35, जहां भी डी आएगा उसको ही रिप्लेस कर देगा। तो अब हम डिफरेंट टर्म्स की मीनिंग देखते हैं कि ये डी को क्या बोलते हैं, 35 को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब आफ्टर प्री प्रोसेसिंग क्या होगा कि जब इंटरमीडिएट फाइल बनेगी तो इंटरमीडिएट फाइल में अब हमारा जो प्रीवियस हैज डिफाइन स्टेटमेंट है वो गायब हो जाएगा, उसका पर्पज सॉल्व हो चुका है प्री प्रोसेसर्स के थ्रू। तो उसमें जब इंटरमीडिएट फाइल बनेगी तो हाँ मैं कर, तो उसमें ये जो है हैज डिफाइन स्टेटमेंट इज गॉन।
तो अब हम इसमें आगे चलते हैं। यूजिंग हैज डिफाइंड फॉर कांस्टेंट, कि हैज डिफाइंड फॉर कांस्टेंट और हैज डिफाइंड फॉर स्ट्रिंग कोई डिफरेंट स्टेटमेंट नहीं है, वो एक ही स्टेटमेंट है कि हैज डिफाइंड सम वेरिएबल नेम और सम वैल्यू। अब वैल्यू तुमने चाहे कांस्टेंट दे दी हो, चाहे स्ट्रिंग दिया हो, चाहे इंटीजर दिया हो या फ्लोट, डिपेंडिंग ऑन यू कि तुमने किस तरह की वैल्यू ली है, वो एग्जैक्ट वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। और स्ट्रिंग हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर तुमने कोई एक्सप्रेशन लिखा है, हम तुमने लिखा है हैज डिफाइंड डी ए प्लस 3 प्लस 2 माइनस दिस प्लस कोई भी एक्सप्रेशन, तो वो एक्सप्रेशन इवेल्यूट नहीं होगा, वो एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगा, उसको सॉल्व नहीं करेगा कंपाइलर एप्ली प्रोसेस, वो एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगा जिस सिचुएशन पर तुमने, जिस जगह तुमने डी का यूज किया है उस वेरिएबल का। तो अब इसमें क्या है कि टाइप चेकिंग या टाइप डेटा टाइप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई इंटीजर, ना फ्लोट, ना डबल। तुम्हें जिस तरह की कोई वैल्यू दी रखी है वो उस तरह की वैल्यू से रिप्लेस कर देगा उस वेरिएबल को। तो अब इसमें देखते हैं कि तीनों टर्म्स को क्या हम बोलते हैं। जैसे कभी कभी पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है, तो कई जगह अगर पाई की वैल्यू यूज हो रही है तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है 3.14159। तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू ना लिखने से अच्छा हम लिख देंगे पाई, पी आई सिंबल प्रोग्राम में, और सबसे ऊपर हम डिफाइन कर देंगे हैज डिफाइंड पी आई दिस वैल्यू। तो तुम जो पी आई जहां भी लिखोगे प्रोग्राम के अंदर, वो अपने आप इतनी बड़ी वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। तो ये जो हमें हैज डिफाइन करना होता है जनरली हम फाइल के साथ और मेन के पहले यूज करते हैं। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, दिस इज ए मैक्रो डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज मैक्रो डेफिनेशन, जिसमें हैज डिफाइन इज द मैक्रो, इसको हम बोलते हैं मैक्रो। और जो पीआई है और 3.14, इसमें हम इसको बोलते हैं, जो पीआई है वो है मैक्रो टेम्पलेट, ये जो है मैक्रो टेम्पलेट, और जो ये वैल्यू है वो करस्पॉन्डिंग मैक्रो एक्सपेंशन है। इन तीनों टर्म को समझ लो। हैज डिफाइन इज द कमांड, यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और मैक्रो। प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड है। हैज डिफाइन इज द कमांड टू द प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, जो प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसका काम है कि इस स्टेटमेंट को प्रोसेस करना बिफोर कंपाइलेशन। तो हैज डिफाइन इज द मैक्रो और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स या कमांड टू द प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, और पीआई इज द मैक्रो टेम्पलेट, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में वेरिएबल भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग मैक्रो एक्सपेंशन। तो ये जो मैक्रो एक्सपेंशन है, ये 3.1415, ये बेसिकली क्या है कि अगर हम इसकी जगह कोई एक्सप्रेशन लिख दें या स्ट्रिंग लिख दें, तो पीआई जहां भी लिखोगे तो पीआई की जगह ये वैल्यू एग्जैक्टली जो भी थे वो प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कॉपी कर देगा और कंपाइलर उसको फिर प्रोसेस करेगा। तो मैक्रो एक्सपेंशन के बाद क्या होगा, तो जितने भी प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स हैं, हैज डिफाइन, हैज इंक्लूड या हैज एलिफ जो आगे आएंगे, वो प्री प्रोसेसिंग यानी प्री प्रोसेसर ये मैक्रो एक्सपेंशन यानी प्री प्रोसेसिंग के बाद वो सब रिमूव हो जाएंगे, इंटरमीडिएट फाइल बन जाएगी मॉडिफाइड, उनकी जगह क्या है वैल्यूज आ जाएंगी और फाइल की जगह फाइल कोड अटैच हो जाएंगे। इस तरह हो जाएगा कि हमने वो उन कोड को जो कि तुम लिख दिया है, यानी जहां जहां पीआई यूज कर रहे होगे तो पाई की वैल्यू 3.14159 एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगी, और फाइनल जो सोर्स कोड या इंटरमीडिएट कोड बनेंगे उनमें अपीयर नहीं होंगे, उसमें नहीं दिखेंगे। तो जो मैक्रो टेम्पलेट है और एक्सपेंशन है, यानी ये मैक्रो टेम्पलेट है और ये मैक्रो एक्सपेंशन है, तो इनको हमें इनके बीच में एक स्पेस या टैब देना होगा, और लास्ट में कोई सेमीकोलन नहीं आएगा, ऑलवेज रिमेंबर।
कहीं कोई डेटा टाइप नहीं है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल वगैरह, और कहीं कोई सेमीकोलन नहीं है न लास्ट में। बस ये है कि इस मैक्रो टेम्पलेट और इस के बीच में एक स्पेस या दो स्पेस या तीन स्पेस या टैब, यहाँ भी स्पेस रहेगा हैश डिफाइन के बाद, और यहाँ भी ये दो जगह स्पेस रहेगा। लेकिन हैश डिफाइन, इनके बीच में जरूरी नहीं है इसकी हम स्पेस दें। हैश डिफाइन ये एक साथ भी लिख सकते हो या स्पेस देके भी। हैश और डिफाइन के बीच तुम्हारा मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है स्पेस देना। तो यही तीनों चीजें लिखी हैं जो मैंने समझाया अभी। अब आगे चलते हैं। मैक्रो एक्सपेंशन रिप्लेसमेंट, ये मैं बता चुका हूं कि जब सी प्रोग्राम हमारा हैश डिफाइन डायरेक्टिव देखेगा तो ये क्या करेगा, मैक्रो टेम्पलेट को सर्च करेगा। हैश डिफाइन का मतलब हैश डिफाइन के साथ तुमने एक मैक्रो टेम्पलेट लिखा होगा और उसकी वैल्यू दी होगी। तो जैसे ही जब ये आएगा हमारा मतलब जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो प्री प्रोसेसर हैश डिफाइन के साथ जो मैक्रो टेम्पलेट डिफाइंड, उस टेम्पलेट को पूरे प्रोग्राम में सर्च करके और उसकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। इसको एक एग्जांपल, जैसे सिंपल एग्जांपल, फाइल इंक्लूड की है, ये भी एक मैक्रो है। इसको हम अभी दूसरे कॉलम में डिस्कस करेंगे, मतलब दूसरा जो पॉइंट है उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और हैश डिफाइन का जो अभी मैंने समझाया था इस तरह लिखेंगे। तो अब हमने ये क्या है कि प्रोग्राम है बेसिकली फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए सर्कल। तो एज यूजुअल वही प्रोग्राम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ पे इसको चेंज देख सकते हो कि जहाँ अगर तुम्हें या पी आई की वैल्यू अगर प्रोग्राम में बहुत बार यूज करनी है तब ये स्टेटमेंट तुम्हारे लिए यूज करो कि तुम्हें इतनी बड़ी वैल्यू ना लिख के और तुम डायरेक्ट पी आई लिख सकते हो, जैसे पी आई इंटू आर। तो ये जो वैल्यू है पी आई की वो यहाँ रिप्लेस कर देगा प्रोसेसर। तो अगर ये वेरिएबल के थ्रू मिल सकता है तो हम मैक्रो क्यों यूज करते हैं? तो मैक्रो बेसिकली क्या करता है कि ये हमारा कांस्टेंट्स यूज करता है। जैसे तुमने लिखा हैज डिफाइंड पाई 3 पॉइंट समथिंग, अगर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे फ्लोट पाई इक्वल्स टू समथिंग। तो क्या होता है कि कंपाइलर अगर हम लिखते कि फ्लोट पाई इक्वल्स टू समथिंग तो पाई वहां पे वेरिएबल होता। तो कंपाइलर एक्चुअली क्या करता है कि वो कांस्टेंट के लिए एफिशिएंट कोड जनरेट करता है, जैसे इन केस ऑफ मैक्रो, क्योंकि उसमें तो हमने कांस्टेंट ही ले लिया सीधे सीधे कांस्टेंट फिक्स वैल्यू। लेकिन कंपाइल अगर वो हम वेरिएबल डिफाइन करते तो वेरिएबल के लिए 2 बाइट रिजर्व करता कंपाइलर, उसके लिए मेमोरी लोकेशन बनाता। तो ये मैक्रो इस सेंस में हमारा क्या है कि ज्यादा यूजफुल है। जबकि क्या होता है कि वेरिएबल तो हमारा प्रोग्राम में कहीं चेंज भी हो सकता है, हमने ऊपर ध्यान ना दें तो हम कहीं भी वेरिएबल को एक्सीडेंटली उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, या प्रोग्राम में कई जगह यूज हो रहा है वेरिएबल वो, तो हो सकता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाए लेकिन हम ध्यान ना दें तो वो चेंज वैल्यू यूज हो सकती है। तो अब लास्ट है हमारा इसमें कि एडवांटेज क्या है मैक्रो एक्सपेंशन के। तो पहली चीज तो प्रोग्राम मोर रीडेबल है, कि ऊपर ऊपर सबसे पहले डिफाइन है कि पाई की वैल्यू क्या है और जहां जहां पाई मिलेगा उसको रिप्लेस करना होगा। अब हमें अगर कहीं पर भी उस पाई की वैल्यू को चेंज करना है, जैसे मैंने रो कॉलम का एग्जांपल दिया, तो हमें केवल क्या है पहली फर्स्ट लाइन में यानी फाइल इंक्लूजन के साथ जो हमने डेफिनेशन लिखी उसमें केवल चेंज करना है और वही वैल्यू पूरे प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसके साथ ही ये हमारा ये इस लेक्चर का डिस्कशन फिनिश होता है।
और अब नेक्स्ट लेक्चर आज ही एक्सपेक्टेड है, तो मैं उसका तुम्हें ये टाइम डाल दूंगा इस पर। और